हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? हाँ, बढ़िया थे। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। जरूरत से ज्यादा स्लो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप आप बहुत बेकार हो पढ़ने में, इसलिए और कोई कारण नहीं है। ठीक है, वरना आपको अगर मेरी स्पीड देखनी हो तो आज मैंने यूट्यूब पे गगन प्रताप मैथ चैनल पे एमटीएस का सॉल्यूशन करवाया है। जरा एक बार जाके वो एमटीएस के जो अभी एमटीएस 2022 का पेपर हुआ है ना, 57 शिफ्ट हुई हैं, तो उसमें जो है लगभग 1200 सवाल हैं। 1200 सवाल में से बेस्ट 50 क्वेश्चन निकालकर मेरे दोस्तों वो मैंने आपको वहां पे सॉल्व करवाए थे। आप जरा देख रहे हो 50 सवाल मैंने किस स्पीड से सॉल्व करवाए और कैसे सॉल्व करवाए हैं। लेकिन बच्चे जो नई जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल घटिया है पढ़ने में, मतलब बिल्कुल उसको बाकी सब कुछ आता है, गणित के अलावा उसे सब कुछ आता है। ठीक है ना, तो बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाना पड़ता है। परसेंटेज रेशियो ऐसा चैप्टर है कि परसेंटेज और रेशियो मेरे दोस्तों अगर आपका निबट गया तो पूरा गणित खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने में 7 से 9 महीने तक लगेगा सिलेबस खत्म होने में। लेकिन ये सिलेबस ऐसा काम चलाऊ खत्म नहीं होगा कि बस यहां पे खाना पूर्ति हो रही है। मैं ये करवा रहा हूं कि आप ना तो एक भी प्रीवियस लगाओ, ना एक भी सोशल मीडिया से कोई सवाल सॉल्व करो, ना यूट्यूब के फर्जी टीचर का कोई लेक्चर देखो, कुछ भी मत करो। केवल आप शीट सॉल्व करो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, दैट इज। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है तो आप ये सब काम कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन शीट लगाओ और मॉक टेस्ट, उसके अलावा आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। ठीक है जी। हाँ, इस बुक के बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको, मैथ्स कंसेप्ट किंग। आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, एसएससी में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट के पास आजकल यही बुक है मेरे प्यारे भाई। तो इस बुक में जैसे मैं आपको यहां पे कंसेप्ट भी बताता हूं, प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये छोटी सी पतली सी बुक है, तो इस बुक को आप ले लो अमेजन और फ्लिपकार्ट से, और इसमें सारे ही कंसेप्ट लिखे हुए, उनकी थ्योरी लिखी हुई है, और आप इस बुक से उन कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। प्रकाश, थोड़ा दिमाग तेज करो, चना बादाम खाया करो। शीट देखो, अगर आप बहुत अच्छे बालक हैं तो आप शीट एक बार ही लगाओ मेरे प्यार भी, एक बार, और उसके बाद रिवीजन कर लो। एक बार आपने शीट सॉल्व कर ली, फिर आपने रिवीजन कर लिया। कमजोर हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 बार कम से कम करना पड़ेगा, कि आप 2 से 3 बार कम से कम शीट लगाओ और फिर 2 बार ही आप रिवीजन करो। अगर आप बहुत कमजोर हैं भाई, ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ और तोड़ दो सवाल, रुकने वाले हो नहीं। ठीक है जी। मॉक टेस्ट जो है मेरे प्यारे भाई, मैं यूट्यूब पे सॉल्व करवाता हूं। मैंने यूट्यूब पे कम से कम आज तक 50 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दिए मैंने यूट्यूब पे, और वो पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट हैं। और मैं आजकल भी डेली सॉल्व करवा रहा हूं, कल की क्लास भी होगी, कल सुबह 10 बजे भी मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे। तो आप उस मॉक टेस्ट को भी लाइव आपके देखा करो, चाहे सिलेबस आपका पूरा हुआ या नहीं हुआ है, मगर लाइव आपके देखा करो आप। ठीक है जी। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपके इलाके में टमाटर का क्या भाव चल रहा है? आज मैं टमाटर लेने गया भाई, मुझे आलू टमाटर की सब्जी बनवानी थी। वो ससुरा बोला कि 140 रुपया किलो है। हमने कहा 20 रुपए के दो, उसने हड़का दिया हमको। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो गधों की तरह कमेंट में बकर करने की जरूरत नहीं है, एक बार सवाल को दोबारा से पढ़ लो। मैं ये बात आप मानते नहीं हो, विश्वास नहीं करते ना इंप्लीमेंट करके। अगर आपके पास कोई डाउट आता है किसी सवाल में तो सवाल के सॉल्यूशन को छोड़ो, एक बार सवाल दोबारा पढ़ लो बहुत बारीकी से। जैसे ही आप सवाल दोबारा पढ़ोगे आपका डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा, आधा चांस है 50%। सवाल ना तो सॉल्यूशन दोबारा से रिपीट करके देख लो। अगर आप ये काम कर लो तो 70-80% डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप ये काम कर लो 70-80% बच्चों का। लेकिन ना तो कोई बालक सवाल ढंग से पढ़ता है, ना कोई सॉल्यूशन को रिपीट करके देखता है। बस थोड़ी सी दिक्कत हुई, कमेंट में उंगली करी, और ये आपके दिमाग को स्लो बनाता है। हर छोटी छोटी बात के लिए मुझ पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है।
ना हर जैसे अब आपकी उम्र हो गई, अब आपकी उम्र घर वालों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो उम्र थी एक 5 साल 6 साल 7 साल के, जब मम्मी भी आपको चम्मच से खीर खिलाती थी। आज नहीं है। आज तो काम नहीं करोगे तो मम्मी भी झाड़ू से मारेंगी तुमको। हर छोटी छोटी बंदूक के लिए मेरी गोदी में आने की जरूरत नहीं है। अपना भी सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद की भी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। सवाल को अगर तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सवाल है तो फिर सॉल्यूशन को दोबारा पढ़ लो। और रिवीजन बहुत जरूरी है कि पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया उसको आप अगली क्लास में पढ़ के आओ, तो ही आपका कल्याण होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अरे बोलो। चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल चल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है। आज इस टाइप को खत्म करके हम अगला टाइप शुरू करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। क्या नहीं बना हरीश? एक सेकंड होल्ड करो, अभी शीट कटी नहीं, मैं शीट कटवा रहा हूं। सर मैथ के नोट्स कैसे बनाए? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जो भी मैं कंसेप्ट बताता हूं उसका एक एक आप मेरे दोस्तों लिखिए पूरा। जो भी आपकी भाषा, अपनी भाषा में लिखो। उसका सवाल जो कठिन सवाल है या एक टाइप का एक सवाल का आप नोट्स बना लो, पूरे की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, त्रिकोणमिति की। डेली कम से भी कम, अगर आप दोनों टाइम पे आप स्लॉट पे आपकी क्लास चलिए तो आप 3 घंटे तो क्लास देखते ही हो। और मैं 3 घंटे में से 3 घंटे पढ़ाता हूं। 3 घंटे में आपको 3 घंटे का वाकई में कंटेंट डिलीवर होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 3 घंटे की और काम की बात केवल 2 घंटे की हुई है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो 3 घंटे के बाद आपको कम से कम अलग से 1 से 2 घंटा निकालना चाहिए घर पे गणित पढ़ने के लिए। 1 से 2 घंटा भी काफी है, क्लास के अलावा अगर आप पढ़ोगे काफी है। इससे आधे की जरूरत नहीं पड़ती है। पटना में बारिश हो रही है। चलो भाई, कितने काटने टोटल एक शो? हाँ ठीक है। चलिए भाई, सवाल आएंगे अब आपके सामने, टनाटन टनाटन सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ। हम्म। शीट्स नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड होती है। अगर आप कैरविल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो नोट्स लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है नोट्स आपके बैच में। उस नोट्स पे क्लिक करेंगे तो अर्थमेटिक और एडवांस की अलग अलग शीट अपलोड होती हैं। ये जो बैच है ये सारे ही एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है जी। 21 से लगा दो अब जी। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल इनकम एक्सपेंडिचर वाला ही है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में भी कई तरीके के सवाल बनते हैं, तो मैं आपको टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं जी। सवाल नंबर 21, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के, देखिएगा।
द इनकम ऑफ ए 60% लेस देन दैट ऑफ बी। दो बंदे हैं मेरे प्यार भी, ए और बी। सवाल में ये बोला है कि ए की जो इनकम है, ए की जो आय है वो बी से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 3/5। ए की इनकम बी से 60% कम है, यानी कि अगर बी की इनकम 5 है मेरे दोस्तों, अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 कम है, यानी कि 2। ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:5। ठीक। बोला ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है, तो ये हो गया बच्चों एक्सपेंडिचर, खर्चे का अनुपात। जो चीज सवाल में बोली गई मैं वही लिख रहा हूं बस। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। बेस क्या है? बी का खर्चा 5। अगर बी का खर्चा 5 है तो ए का खर्चा मेरे दोस्तों 3 है। अब प्यारे भाई, ये इनकम का रेशियो अलग बन गया, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग बन गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तीसरी लाइन बोला है ए की जो इनकम है बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की जो इनकम है बी के खर्च का 70% है, तो आपसे पूछा है ए और बी की बचत का रेशियो का क्या होगा, ए और बी की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। ये आपके सामने सवाल है। क्या आप इस सवाल को समझ पाएगी? क्वेश्चन क्या है? ए और बी की बचत का अनुपात आपको बताना है। करो। ए की इनकम बी से 60% कम है। बी की अगर 5 है तो ए की 3 कम है 2। ए का खर्चा बी का 60% है, बी का खर्चा 5 है तो ए का खर्चा है 3। ए और बी की बचत का अनुपात। बच्चों बचत कैसा है ये आपको पता है। अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत आएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, यही कंसेप्ट है। तो भाई मुझे इनकम में से बचत घटाना है, आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये रेशियो अलग है, इनकम का ये अलग है। इन दोनों रेशियो में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों अनुपात में आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे थोड़ा ना घटा दोगे। दो रेशियो को ऐसे नहीं घटाया जा सकता, ना ही ऐसे जोड़ा जा सकता है, जब तक उन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट ना किया जाए। तो मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करना है। वो हो चुका सुनील। तो दोनों रेशियो को कनेक्ट करने के लिए ही सवाल में तीसरी लाइन दी है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ए की इनकम बी के खर्च का 70% है। सवाल में बोला गया कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई, वो बी के खर्चे का 70% है, बी के एक्सपेंडिचर का 70%। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों 7/10। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 70% है, यानी कि बी का खर्चा अगर 10 है तो ए की इनकम 7 है। बी का खर्चा अगर 10 है तो ए की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई 7 है। ये रेशियो होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर बी का खर्चा 10 है तो ए की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई वो 7 होनी चाहिए, 7। ठीक है? ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 7/10। ये सवाल में दिया हुआ है। अब मेरे प्यार भी थोड़ा लॉजिकली सुनिए, मैं आपकी बात को समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है ए की इनकम और ये है बी का खर्चा। बहुत धीरे मैं आपको बता रहा हूं। सवाल में बोला है कि ए की इनकम बी के खर्चे का 70% होना चाहिए। क्या यहां ऐसा दिख रहा है? क्या ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7:10 दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ए की इनकम और बी के खर्चे का जो रेशियो है वो 7:10 बनाना पड़ेगा। 7:10 मुझे बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ए की जो आय है और जो बी का खर्चा, देखो मैंने पूरा हेडलाइन कर दिया है, अंडरलाइन, उनका रेशियो 7:10 होना चाहिए। ये रेशियो कहीं से भी 7:10 नहीं है, 7:10। तो मुझे 7:10 बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के कई तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। बी का खर्चा अगर मुझे 10 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर दूंगा तो यहां डाटा काफी आसान है। 2 3 6, 2 5 10, ही हो गया 6 10। बी का खर्चा देखो 10 बन गया बड़ी इजीली। ए की इनकम होनी चाहिए 7। ए की इनकम को अगर मुझे 7 बनाना है, 2 को अगर मुझे 7 बनाना है तो किससे गुणा करनी होगी?
पर रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही इनकम है 2, अगर 2 को मुझे 7 बनाना है तो 2 को गुणा करनी पड़ेगी 3.5 से। 3.5 का दुगुना 7 होता है, तो इस पूरे रेशियो को आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.5 से 3.5 से इस पूरे रेशियो को गुणा कर दो। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर जब गुणा करेंगे तो अंदर गुणा करेंगे, 3.5 दूनी हो जाएगा 7, और इस 3.5 का 5 गुना, 3.5 की 5 में भी गुणा होगी, 3.5 का 5 गुना हो जाएगा 17.5, 17.5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। बस जो सवाल ने बोला वो मैंने कर दिया। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशो 7:10 है। देखो ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशो 7:10 हो रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? तो जो सवाल की डिमांड होगी उसके हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ेगा चीजों को। अब सवाल खत्म। ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हो गए कि अगर बी का खर्चा 10 है तो ए की इनकम 7 है। ए की इनकम बी के खर्चे का 70% है, 10 का 70% 7 होता है। सेविंग क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 7 में से 6 घटाएंगे 1 रेशियो। बी की सेविंग क्या आएगी भाई? इनकम में से खर्चा घटाओ, 70.5 में से 10 घटाएंगे 7.5, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, और दशमलव ये 0 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 और ये मेरे दोस्तों 15, 2:15 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट है, डी। ये इस सवाल को करने का एक तरीका है जो जब लगेगा जब डाटा काफी आसान होगा, और इसको हम बोलते हैं जुगाड़ू तरीका कि हमने भाई जुगाड़ सेट कर लिया और इजीली सेट भी हो गया। लेकिन अगर डाटा काफी कैलकुलेटिव होगा या हमें जुगाड़ ना ढूंढना पड़े, हम हर सवाल को एक ही तरीके से कर पाए, तो मैं आपके सामने वो भी बताता हूं। ध्यान सुनिएगा, ये सवाल है, मुझे इस सवाल में ए और बी की बचत का अनुपात निकालना है। बचत होती है इनकम माइनस खर्चा, इनकम में से खर्चा घटा दो बचत आता है। लेकिन ये दो रेशियो अलग अलग हैं मेरे प्यारे में, इन दोनों रेशियो में रिलेशन बिठाना है। अब मेरे दोस्तों कंसेप्ट से समझिए इस सवाल को, जुगाड़ से नहीं। देखो, मुझे ए की इनकम और बी के खर्चे का जो रेशियो है 7:10 बनाना है। जब भी आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है, जब भी आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। अगर दो चीज इक्वल हो जाती हैं तो उनको ऊपर नीचे कुछ भी किया जा सकता है, जब तक इक्वल ही नहीं है। भाई हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है? जब इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई इक्वल बनाओ, उसके बाद ऊपर नीचे सवाल की डिमांड कुछ भी कर लो। आप एक बात बताओ, सवाल में बोला है ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 7:10, इस 7:10 बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। ए की इनकम है 2, बी का खर्चा है 5। अब 2 और 5 को इक्वल बनाना है 10:10। 10 बनाने के लिए ऊपर मेरे प्यार में हम 5 से गुणा कर देंगे, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2 से गुणा कर देंगे तो इक्वल बन गया। ये भी 2 पंजे 10 हो गया, ये भी आपका 2 पंजे 10 हो गया। एक बेटा अंदर गुणा होती है, गुणा 5 से गुणा होने का मतलब अंदर गुणा होगी, 2 पंजे 10 रेशियो 25, ये है मतलब इसका। तो देखो ए की इनकम भी 10 बन गई, बी का खर्चा भी 10 बन गया, सेम कर लिया। लेकिन सेम थोड़ा ना करना है, ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7:10 होना चाहिए। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 7:10 होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बराबर बनाया, ए का इनकम भी 10 बन गया, बी का खर्चा भी 5 दूनी 10 बन गया। लेकिन बराबर नहीं करना, ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो क्या होना चाहिए? 7:10। तो ऊपर 7 से गुणा कर देंगे और नीचे 10 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद सिंपल घटा देना है, घटा देना है। आप बोलोगे जी सर घटाने के बाद भी मुझे क्या लेना है बच्चों? घटाने के बाद भी मुझे रेशियो ही लेना है, घटाने के बाद भी मुझे अनुपात ही लेना है। तो भाई एक चीज बताओ, इस वाले रेशियो में गुणा हो रही है इससे, इस वाले रेशियो में गुणा हो रही है इससे। यहां मेरे दोस्तों 5 है, यहां 10 है। जब मुझे घटा के रेशियो ही लेना है, यानी कि काटना ही है, तो मैं स्टार्टिंग में ही ना काट दूं। एक बात बताओ, यहां 5 से गुणा हो रही है 10 से, तो 5 काट नहीं सकते दोनों जगह से? 5 काट लो, यहां 5 से काट लोगे तो 7 बचेगा केवल, या 5 से काट लोगे 10 को तो केवल 2 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर सवाल सॉल्व। ए की इनकम है 7 दूनी 14, 7 की गुणा होगी, ए की इनकम है 7 दूनी 14, 14 में से खर्चा घटाएंगे 4 तिया 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा।
बी की इनकम है 7 पंजे 35, 35 में से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 घटाएंगे 15, तो बी का बचत 15। ये आ गया रेशियो। ये हो गया दूसरा तरीका इस सवाल को करने का। ये बेस्ट तरीका है कि पहले चीजों को बराबर बना लो, बराबर बनाने के बाद जो सवाल डिमांड कर रहा है उसको एडजस्ट कर लो। इससे आप कभी कंफ्यूजन में नहीं जाओगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपके सामने और लेता हूं ऐसा ही। ठीक है जी, और जल्दी से करेंगे इस सवाल को। 22वां ये बनाइएगा बच्चों। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है। ए की जो इनकम है वो बी का 80% है। ए की जो इनकम है वो बी का 80% है। 80% की फ्रैक्शन लो 4/5। ए की इनकम बी का 80% है। बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम 4 है। ये रेशियो आ गया। उसके बाद ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। 60% की फ्रैक्शन लो 3/5। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। 60% की फ्रैक्शन लो 3/5। यानी कि बी का खर्चा अगर 5 है तो ए का खर्चा 3 है। बोला ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 90% है। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे के 90% के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ए की बचत बी की बचत से कितने % ज्यादा है, यानी कि सेविंग। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और बी की सेविंग्स का रेशियो निकालना है। ए और बी की सेविंग्स का रेशियो पता लग जाएगा तो सवाल सॉल्व होगा। बताइएगा, करो। ए और बी की सेविंग्स का रेशियो निकालना है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 90% है। बी के खर्चे का 90% बताइएगा। ए की इनकम है 4, ए की इनकम है 4, वो बी के खर्चे का 90% होनी चाहिए। यानी कि ए की इनकम और बी के खर्चे का जो रेशियो है, ए की इनकम बी के खर्चे का 90% है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। 9/10 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ए की इनकम बी के खर्चे का 90% होना चाहिए। यानी कि रेशियो 9/10 होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों, ऐसा तो यहां से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करते हैं भाई, ए की इनकम बी के खर्चे को पहले बराबर बनाते हैं। यहां पे 4 है, यहां 5 है। 4 5 को इक्वल बना लेना है भाई। यहां 4 है और यहां 5 है। 4 5 का एलसीएम 20, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 4 से। देखते हैं, देखो बराबर हो गए। ए की इनकम बी का खर्चा बराबर हो गया, लेकिन बराबर थोड़ा ना करना है। ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 9/10 होना चाहिए। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 9/10 होना चाहिए। ऊपर 9 से गुणा कर दीजिए, नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और घटा लो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, घटा लीजिए। सीधा सीधा आएगा मेरे प्यारे भाई। देखा मेरे दोस्तों, 5 और 10 कट ही रहा है, क्योंकि मुझे घटा कर रेशियो ही लेना है। तो आप पहली जो चीज कट रही है काट लो, रोको मत। देखिएगा 9 चौक 36, 36 में से 8 या 24 घटाएंगे तो 14, 36 में से 24 घटाएंगे 12, या 9 पंजे 45, 45 में से 40 घटाएंगे 5, ये आ गया 12/5। 9 पंजे 45, 45 में से 40 घटाएंगे, 8 पंजे 40, 5। ये ए और बी की सेविंग का रेशियो आ गया। बोला ए की सेविंग कितना ज्यादा है बी से, तो ए की सेविंग कितना ज्यादा है बी से, 7 ज्यादा है, 7/5। अब 1/5 20% होता है, 7 गुना है 140%। तो ए की सेविंग बी से 140% ज्यादा है। बी ऑप्शन आंसर है। तो तरीका हर जगह अप्लाई होगा, कभी दिक्कत नहीं करने वाला है तरीका। ठीक है, आगे चलेंगे। मुझे लगता है हर बालक को बात समझ में आई है। 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये टाइप चेंज हो जाएगा। आगे चलेंगे, फिर अगला टाइप आएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23। करो बच्चे, इसका क्या आंसर है, जल्दी से करना। जल्दी से करना जी। 23 नंबर सवाल बहुत प्यारा है, थोड़ा डिफरेंट है। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं।
ए की जो सेविंग है बी से 20% ज्यादा है, ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है बताओ ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है बी से कितना परसेंट कम है। जो चीज आपसे पूछे उस पर ध्यान से दो। ए की आय बी से कितना परसेंट कम है, यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी की इनकम का रेशियो चाहिए। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे ए और बी की इनकम का रेशियो चाहिए, इनकम का, तब ये सवाल सॉल्व होगा। जबकि सवाल में दिया क्या है, सवाल में ए और बी की सेविंग्स का रेशियो दिया है, सेविंग्स का रेशियो, ए और बी की सेविंग्स का रेशियो दिया है, सेविंग्स का। क्लियर है? देखो आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी छाप की है। बोला ए की बचत बी से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ए की बचत बी से 20% ज्यादा है, यानी कि बी अगर 5 रुपए की बचत कर रहा है तो ए 6 रुपए की बचत कर रहा है, ऐसा सवाल बोला गया। अगर बी 5 रुपए की बचत कर रहा है तो ए बचत कर रहा है 6 रुपए की। आप बोलोगे हां जी सर। देखो मेरे दोस्तों, बचत आते कैसे, खर्चा करके। ए और बी अपनी इनकम का 60% खर्च करते हैं। अगर ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है, ए अगर अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है तो बाकी का 40% ही तो बचत कर रहा है ए। अगर कोई आदमी ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 40% बचा रहा है। 40% का मतलब 2/5 बचा रहा है। इसका मतलब अगर ए की इनकम अगर 5 है, अगर ए की इनकम 5 है मेरे दोस्तों, तो 2 रुपए की बचत कर रहा है। ये तो मतलब हुआ अगर कोई बंदा ए 60% खर्च कर रहा है, मुझे बचत का रेशियो दिया तो मैं बचत पे ध्यान लगाऊंगा ना, खर्चे को क्यों करूंगा। अगर 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचत किया, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि अगर ए 5 कमा रहा है तो 2 की बचत कर रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग ए बचत कितनी कर रहा है, 6 की। 2 की वैल्यू अगर 6 है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 15, यानी कि 15। तो ए की जो इनकम है वो 15 रुपए है, ए की इनकम जो 15 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए 40% बचत कर रहा है, जबकि ए बचत कर रहा है 6 रुपए की। अगर 40% की वैल्यू 6 है तो ए की इनकम होगी 100%। 100% की वैल्यू 15 होगी, 2.5 गुना। 40 का 2.5 गुना 100 होता है, 6 का 2.5 गुना 15 होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अब बात करते हैं बी के बारे में। बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अगर बी ने 75% खर्च कर दिया तो बी ने बचाया कितना है, 25% बचत करिए। बी ने 25% बचत करिए मेरे प्यारे भाई। और बी बचत कर कितने की रहा है, 5 रुपए की। अगर बी 5 रुपए की बचत कर रहा है, 25% बचत करा, तो बी की इनकम क्या है, इनकम होती है 100%। 100% आपको निकालना है तो 4 से गुणा करेंगे 20, यानी कि बी की जो इनकम है वो 20 रुपए है। अरे तभी तो भाई 20 रुपए का 75% 15 होता है, 20 में से 15 खर्च कर दिए तभी तो 5 बचेगा। 20 का 75% खर्च कर दे तभी तो 5 बचेगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको यहां पे दिया है खर्चे का परसेंटेज, वहां से सेविंग निकाल लो और सवाल सॉल्व। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा जो बंदा बी है वो 75% खर्च कर रहा है, तो बी 25% बचत कर रहा है। 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब ये होगा कि अगर बी 4 यूनिट कमाता है तो 1 की बचत कर रहा है। बी बचत कर रहा है 5 की, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 है। बी की इनकम 20 है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मुझे पता चल गया ए की इनकम 15 है, बी की इनकम 20 है, तो ए की इनकम बी से कितना कम है, 5/5 कम है 5/20, यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 25% कम है। डी ऑप्शन आंसर है। कितना आसान सवाल है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, बड़े अच्छे से और प्यार से मैंने आपको समझाया। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो भैया इसको रिपीट करके देखेगा, क्योंकि सवाल जो है बेहतरीन है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बनाओ, लास्ट इजीएस्ट सवाल। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमाला। देखिए 3 लोग हैं, अमाला, बमाला, कमाला। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर।
सवाल में बोला गया है कि अमाला की जो इनकम है बिमला से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा, यानी कि बिमाला की अगर 5 है तो अमाला की 6 है। ये पहली लाइन है। बोलिए दूसरी लाइन, अमाला की जो इनकम है वो कमाला से 20% कम है। 20% कम का मतलब हो गया 1/5। अमाला की जो इनकम है वो कमाला से 20% कम है, यानी कि कमाला की 5 है तो अमाला की 4 है। ये दो अलग अलग रेशियो हैं। अमाला की जो इनकम है वो कमाला से 20% कम है। कमाला की 5 है तो अमाला की 1 कम है। 5 से 1 कम 4। तो इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करके नहीं बता सकते आप लोग? क्या आप इन दोनों रेशियो को कंबाइंड कर सकते हैं? इन दोनों रेशियो को, भाई इन दोनों रेशियो में अमाला कॉमन है, ये 6 है ये 4 है। तो भाई दो रेशियो को अगर मुझे कंबाइंड करना है, तीनों का रेशियो निकालना है, तो जो कॉमन चीज है बराबर करना होगा। 6 और 4 को बराबर करना होगा। 6 और 4 को बराबर करने का तरीका है 6 और 4 का एलसीएम 12 बना लीजिए, कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। या 6 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहां अगर इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 12 10 15 तीनों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया अमाला बमाला कमाला का। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल इसके आगे है, ये तो आपको चाहिए चाहिए। बोला है कमाला की इनकम 4% घट जाती है, बिमला की इनकम 10% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा है कि कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट ज्यादा होगी। कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। 4%। कमला की जो इनकम है वो 4% कम हो जाती है। आप मुझे बताओ 15 का 4% क्या होता है? 15 का 4% निकालोगे तो 15 चौका 60 आएगा। 60%। 60% होता है 0.6। तो 15 में से 0.6 कम करोगे तो 14.4 रह जाएगी। 14.4। 15 का 4% 0.6 होता है। 15 में से 0.6 कम करोगे तो 14.4 रह जाएगी। बिमला की इनकम 10% बढ़ती है। देखो 10 है मेरे प्यारे भाई, 10 का 10% निकालोगे तो 1 होता है। 10 का 10% 1 बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगी। 10 का 10% 1 होता है, 1 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगी 11। अब आपसे पूछा बताओ कि कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट ज्यादा है? तो भाई कमला की इनकम बिमला से, बिमला की 11 है, कमला की 14.4 है, तो कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है मेरे दोस्तों। 3.4 ज्यादा है। क्या आएगा मेरे प्यारे भैया? 3.4 ज्यादा है ओवर 11, यानी कि 30 इंटू 100%। मैं पूरा ही बता दे रहा हूं तो 340/11 आएगा। 340/11 आएगा। ये मेरे दोस्तों समझ में आया? यानी कि लगभग लगभग मेरे प्यारे भी कितना जाएगा? ये लगभग लगभग आपका 31 बार जाएगा। 330 होता तो 30 बार जाता है। 10/11 लगभग 1 बन जाएगा। तो अप्रोक्स 31% ज्यादा है। सवाल आसान है, बेसिक है। ऐसे सवाल पेपर में बतेरे आते हैं हर एक एग्जाम में। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आई है दोस्तों। ये टाइप समाप्त पूरी तरीके से। मैंने हर एक लैंग्वेज का सवाल आपको करवाने की कोशिश करी, परसेंटेज वाला, रेशियो वाला मेरे प्यारे में, बैंक और अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपके सामने। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप नेट इनकम वाला। ठीक है जी, सुनिएगा मेरे दोस्त जी। 2 सवाल करवाऊंगा बच्चों में इस टाइप के। पहले मैं सवाल का बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इस सवाल के लिए एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी बता दूंगा। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है, होता क्या है मेरे प्यारे भाई। देखो, आदमी जो पैसा कमाता है वो होती है उसकी इनकम, टोटल इनकम। आदमी जो पैसा कमाता है वो होती है, जो पैसा आदमी ने कमाया वो होता है उसकी आय। इनकम में से सरकार कहती है कि हमको टैक्स दे भाई, तो इनकम में से सरकार मांगती है आपसे टैक्स। सरकार जब आप टैक्स देते हो तो टैक्स देने के बाद जो आपकी पॉकेट में बचता है उसे हम बोलते हैं नेट इनकम।
उसे हम बोलते हैं मेरे प्यार भी नेट इनकम, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शुद्ध आय। बच्चों हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? शुद्ध आय। नेट इनकम बराबर इनकम माइनस टैक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। नहीं समझे होगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आप एक महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। सपोज आप एक महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। ये टोटल एक महीने की कमाई आपकी 50,000 रुपए है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 50,000 रुपए आपकी टोटल इनकम है। सरकार कहते हैं बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, टैक्स कौन भरेगा? सरकार कहती है 50,000 में से 7,000 रुपए तू हमको टैक्स दे। 50,000 में से 7,000 सरकार के, बाकी तू रख। तो 50,000 में से सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। सरकार ने 7,000 रुपए आपसे टैक्स मांग लिया, यानी कि आपके पॉकेट में बचेगा केवल 43,000 रुपए। यानी कि आपके पास तो केवल 43,000 रुपए बचा। कमाया बेशक आपने 50,000 था, लेकिन 7,000 सरकार आपसे टैक्स ले गई, तो आपके पास केवल 43,000 ही बचेगा। इसी में से आपको खर्चा कमाना है, खर्चा करना है, बचाना भी है, फैमिली को देना है, सब कुछ इसी में से करना है। तो ये होता है मेरे प्यारे भाई नेट इनकम। समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट तो हर कोई बालक जानता है। अब सरकार बदल गई मोदी जी की, शुरू हुए अच्छे दिन। इनकम 50,000 की 50,000 ही रहती है मेरे प्यारे भाई। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं, ये बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? अगर मैं यहां से पूछूं कि इनकम टैक्स की रेट क्या है, आय कर की दर क्या है, आय कर की दर पूछूं कि आप सरकार को कितना % टैक्स दे रहे हो, आय कर की दर क्या है बताइएगा। आय कर की दर क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? सरकार को कितना % टैक्स दे रहे हो आप। देखो ध्यान से, आप एक महीने का टोटल 50,000 रुपए कमा रहे हो। एक महीने का टोटल 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में से आप एक महीने में सरकार को 7,000 रुपए टैक्स दे रहे हो। इसी को परसेंटेज में बदलना है इंटू 100%। तो ये मेरे दोस्तों कट गया 70/5, यानी कि 14% इनकम टैक्स है। यानी कि सरकार आपकी कमाई का 14% टैक्स ले रही है। क्लियर? बात समझ में आई? यस और नो? बच्चा कह रहा टैक्स देना ही क्यों? हमारे देश में ना, हमारे देश में जो आदमी टैक्स भरता है सबसे ज्यादा बेकदरी उसी की है। पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा योगदान देश के लिए कौन करता है? देश को आगे बढ़ाने में ना तो योगदान किसी सरकारी अफसर का, सरकारी अफसर का योगदान 0, नेताओं का योगदान माइनस में। हमारे देश को आगे बढ़ाने में केवल और केवल इस देश के बिजनेसमैन का योगदान है। बिजनेसमैन का, केवल बिजनेसमैन ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन डिलीट, सारे IAS IPS की जॉब खत्म कर दो, देश पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। सारे सरकारी ऑफिसर हटा दो, सारे नेता बंद करके तानाशाही ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना में भी तानाशाही है, वर्ल्ड में नंबर 1 है पैसे में। लेकिन बिजनेसमैन वाला पिलर चला गया तो हमारा देश बेकार हो जाएगा। पता है हमारे देश में अगर कोई आदमी ईमानदारी से मेहनत करके बिजनेस कर रहा है और टैक्स भरता है तो सरकार को 43% टैक्स दे रहा है। 43% टैक्स वो सरकार को, 43% सबसे ज्यादा हाई टैक्स है पूरी दुनिया में। हमारे देश में सबसे ज्यादा हाई टैक्स में से है। यानी कि आदमी मोटा मोटा अपनी 12 महीने की कमाई में से लगभग 5.5 महीने की कमाई टैक्स में दे रहा है। 12 महीने की कमाई में से 5.5 का 5 महीने मानो, 12 महीने की कमाई में से आदमी 5 महीने की कमाई सरकार को टैक्स दे रहा है। अगर किसी आदमी ने 30 साल काम किया ना, 30 साल, तो 30 साल में वो मेरे दोस्तों कितना हो गया आपका? ये कितना हो गया? 150 महीने। और 150 महीने का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया? 150 महीने का मतलब हो गया आपका 12.5 साल। 12.5 साल आदमी, एक बिजनेसमैन केवल इस सरकार के लिए, इस देश के लिए काम करता है। इस बिजनेसमैन ने जो है अपनी जिंदगी के 12.5 साल केवल
इस देश की जनता को दिए हैं। और इस देश की जनता को पता ही नहीं है कि शीशे की फैक्ट्री का जो मालिक है, ये अंबानी अडानी, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इसने अपनी जिंदगी की 12.5 साल जो काम किया है वो केवल देश की जनता के लिए किया। अगर वो ईमानदार है तो, ईमानदार नहीं है तो अलग बात है। जैसे अक्षय कुमार को मुंह उठा के सड़े से मुंह से कोई भी गाली दे देता है, अरे 4 फिल्म निकालता है, बेकार है। अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स भरता है पूरे बॉलीवुड से। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल से काम कर रहा है, 12.5 साल केवल देश के लिए काम कर रहा है। और तुम लोगों ने जो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या और जो लोग जो मुंह उठा के बोल देते हैं, 1 घंटे भी देश के लिए काम नहीं करा, 1 घंटे भी, 1 घंटे भी। अक्षय कुमार उस मामले में बहुत जो है अच्छा आदमी है, इज्जत होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी हमारे देश में, कोई भी मुंह खोल के कुछ भी बोल देता है। हमारे देश की जनता की जबान को दबाने की जरूरत है, कुछ भी बोल देती है किसी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर अक्षय कुमार जैसे लोग ना हो तो ना सड़क बनेगी, ना हॉस्पिटल बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम भी जो है 42-43% के आसपास टैक्स देते हैं हम भी अपनी कमाई का। चलो, ये कंसेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 50,000 में आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो बैच की फीस है वो 1,500 रुपए है। ये 1,500 रुपए का 18% सीधा सीधा हम टैक्स देते हैं, 270 रुपए। आप में से हर एक आदमी ने 1,500 में से 270 रुपए सरकार को जीएसटी दिया है, जीएसटी। समझ में आया? ठीक है भाई, चलो ध्यान से सुनेगा। अब यहां पे आगे कंसेप्ट समझाते हैं। भाई आदमी की इनकम में कोई चेंज नहीं होता, आदमी की इनकम 50,000 ही रहती है। आदमी की इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी 50,000 कमाता था, आज भी 50,000 रुपए कमाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार आई मोदी जी की, मोदी जी बोले भाई साहब पहले 60,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, अब अच्छे दिन आएंगे, आज तुम टैक्स दोगे 11,000 रुपए। बाढ़ में जाओ तुम, मौज ले रहे हो खूब। पहले 60,000 रुपए टैक्स भरते थे, आज 11,000 टैक्स भर तुम। 7,000 से 11,000 टैक्स मोदी जी भरवाने लगे। 4,000 रुपए मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा टैक्स देने पड़ा आपको, 4,000 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो आदमी की नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 50,000 में से 11,000 घटाओगे तो आदमी की पॉकेट में अब केवल 39,000 रुपए ही बचेगा, 39,000 रुपए। यानी कि पहले आदमी की जो नेट इनकम थी वो 43,000 थी, अब केवल 39,000 रहेगी, तो 4,000 रुपए कम हो गई नेट इनकम। 4,000 रुपए आदमी की पॉकेट में कम आए। यानी कि क्या कंसेप्ट सीखे कि सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, सरकार ने 4,000 रुपए टैक्स बढ़ाया तो आदमी की नेट इनकम भी उतना ही कम हो जाएगी। जितना टैक्स सरकार बढ़ाएगी, नेट इनकम भी उतने ही रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम तो फिक्स है, इनकम तो फिक्स है 50,000। अब जो पैसा आपकी पॉकेट में जाना था वो सरकार की पॉकेट में चला गया, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो आपकी नेट इनकम 4,000 रुपए कम हो जाएगी। लॉजिक क्लियर हुआ? तो मैं यही लॉजिक समझाना चाह रहा था कि जितना सरकार टैक्स बढ़ाती है, नेट इनकम उतनी ही कम हो जाती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, ये है बेसिक। बेसिक से पता नहीं कौन सा बेसिक चाहिए इस जीतू को, यही बेसिक है भाई। और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको, ये तो बताओ मुझे। अब इस पे बेस्ड ये सवाल है, मैंने आपको कंसेप्ट बेसिक समझा, ये करो, मनाइए।
अंकित कह रहे हैं वो इज्जत के लायक नहीं है सर, वो विमल बेचता है। अच्छा अंकित, तो जनता कौन सी इज्जत के लायक है जो विमल खाती है? हमें बेच के दिखाए कोई विमल। कोई विमल बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, तो जनता ज्यादा दुष्ट है कि बेचने वाला ज्यादा दुष्ट है? एक बात बताओ, जनता ज्यादा दुष्ट है कि बेचने वाला? वो तो खा रही है। ये बताइएगा, करो सवाल। जनता सबसे ज्यादा दुष्ट है हमारे देश की। कोई सहानुभूति नहीं मुझे जनता से देश की। ये सवाल करेगा, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो नेट इनकम 1% कम हो गई है आयकर की दर। ये सवाल है। अब इस सवाल को दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी फिर शॉर्टकट भी। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक ये है कि टैक्स 19% बढ़ गया। जैसे सपोज कोई आदमी पहले जितना टैक्स देता था उस टैक्स अमाउंट का 19% बढ़ गया। मेरे दोस्तों, टैक्स कितना बढ़ गया? 19%। और इसकी वजह से आदमी की जो नेट इनकम है वो शुद्ध आय 1% कम हो गई। आदमी जितना शुद्ध आय पहले बचा रहा था उसका 1% नेट इनकम कम हो गया। तो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है कि जितना इनकम टैक्स बढ़ा होगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी, तो बराबर होना चाहिए। टैक्स अपने अमाउंट का 19% बढ़ा, नेट इनकम अपने अमाउंट का 1% कम हुई, दिस शुड बी इक्वल। यानी कि आदमी जो टैक्स पे करता है और जो नेट इनकम है उसका रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये इधर आ जाएगा नेट इनकम, 19 उधर चला जाएगा, 1/19। रेशियो 1/19 आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अगर आदमी 1 रुपए टैक्स पे कर रहा है, अगर आदमी 1 रुपए टैक्स पे कर रहा है तो आदमी की जो शुद्ध आय, जो नेट इनकम है वो 19 है। तो आदमी की टोटल इनकम क्या रही होगी? बताओ, टोटल इनकम क्या रही होगी? बताओ। कोई आदमी 1 रुपए टैक्स भरता है और इसके बावजूद भी इसके पॉकेट में 19 रुपए बचते हैं, तो आदमी की जो टोटल कमाई होगी वो 1 + 19 20 रुपए रही होगी। 20 रुपए, यानी कि टोटल 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स भर दिया, तभी तो उसके पॉकेट में 19 बचा होगा। तो आदमी की टोटल इनकम होगी 20। यही रेट ऑफ इनकम टैक्स से 1/20 कितना होता है? 5% इनकम टैक्स की दर है। सी ऑप्शन आंसर है। ये सवाल को करने का हुआ बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल इनकम बराबर इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स। यह सवाल एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जो पेपर में बार बार आता है। इस सवाल में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हां, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सवाल आएगा पेपर में तो कैसे करेंगे कि इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, आदमी की नेट इनकम 1% कम हो गई, तो इनकम टैक्स की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा है तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 1/1 प्लस, इन दोनों को जोड़ देना है, 1 + 19। डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/20, और 1/20 होता है 5%। ये शॉर्टकट इस सवाल को करने का। बात समाप्त। अभी तो समझाया, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगला टाइप आएगा, और अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 26। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए आप लोगों से। इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने के कारण नेट इनकम 3% कम हो जाती है, आयकर की दर बताओ। इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने के कारण नेट इनकम 3% कम हो जाती है, आयकर की दर। डायरेक्ट शॉर्टकट है 3/3 + 22, यानी कि 3/25। 1/25 4% होता है, 3/25 12%। तो 12% इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक 1/25 4%, 3/25 12%। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने आएगी अब यहां से, परसेंटेज ब्रेक मेथड। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे,
परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड अगला कंसेप्ट, 3 सवाल करवाऊंगा इस कंसेप्ट पे, बहुत प्यारा सवाल है, सुनना मेरी इस बात को। बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। इन ए ईयर, एक साल में मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ती है, और इस गांव की पॉपुलेशन बढ़ के 10,458 हो जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिए, एक गांव में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो एक गांव में मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन मिला के कितनी है, 9800, 9800। आप बोलोगे हाँ जी सर। पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ती है, मतलब जितने पुरुष आबादी है, पुरुषों की आबादी 8% बढ़ती है। महिलाओं की जो आबादी है वो 5% बढ़ती है, 5%। जबकि गांव की जो टोटल आबादी है वो पहले 9800 से बढ़ के 10,458 होगी, 10,458। तो आपसे पूछा है बताइए गांव में पुरुषों की संख्या पहले कितनी थी, बढ़ने से पहले। अब देखो, मैं आपसे इस सवाल को समझाने से पहले कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट, मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं ए और बी, दो संख्या जैसे समझो ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी, ए और बी। मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, मैंने बी को भी 5% बढ़ा दिया, 5%। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ए प्लस बी, बीच में प्लस है, ए प्लस बी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये सवाल है। मैं कहता हूं कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं, मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, मैंने बी को भी 5% बढ़ा दिया, तो बताओ ए प्लस बी, ए और बी दोनों संख्या मिलाकर कितने परसेंट बढ़ जाएंगी, जवाब दीजिएगा, बताओ। पहले कंसेप्ट समझो, बेसिक। एक बात बताओ कि दो संख्याएं ए और बी हैं, मैंने ए को भी 5% बढ़ा दिया, बी को भी 5% बढ़ा दिया, तो दोनों संख्याएं ए और बी मिलकर कितने परसेंट बढ़ जाएंगी। महिमा कह रहे हैं 10%। बीटा बीच में प्लस का साइन है, शाहबाज बीच में प्लस का साइन है, ए प्लस बी। ये बात समझो, जैसे आपके ना परिवार में 5 मेंबर, आपके पिताजी कमाते हैं, आपकी मम्मी जी कमाती हैं, आप कमाते हो, आपके 2 छोटे भाई कमाते हैं। एक फैमिली में जैसे सपोज 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर, हर आदमी की इनकम 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, हर आदमी की इनकम 5% बढ़ जाती है। तो परिवार की ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ेगी, ओवरऑल इनकम, ओवरऑल इनकम का मतलब पांचों आदमी की कुल मिलाकर आय कितने परसेंट बढ़ेगी, 5% ही बढ़ेगी, 5%। पहले ए प्लस बी था, दो संख्याएं ए और बी हैं, योग था ए प्लस बी। आपने ए को 5% बढ़ा दिया, किसी भी संख्या को 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगी। बी को 5% बढ़ाओगे तो बी का 105% हो जाएगा। तो अब ए प्लस बी का मान इतना होगा भाई, पहले ए प्लस बी ये था और अब ये है, तो भाई यहां से 105% कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी खुद का 105% नहीं हो गया कि 5% यहां भी बढ़ा है, 5% यहां भी बढ़ा, बीच में प्लस का साइन। तो ओवरऑल भी अगर 105% हो गया तो ए प्लस बी कितना बढ़ा है, 5% ही बढ़ेगा, 5%। समझ में आया, क्लियर है। अरे भैया एक बात कहो, जैसे मार्केट में टमाटर का दाम भी 5% बढ़ गया, धनिया का भी 5% बढ़ गया, आलू का भी 5% बढ़ गया, मटर का भी 5% बढ़ गया, हर सब्जी का दाम 5% बढ़ गया। तो आपके पिताजी घर पे आके क्या कहेंगे, यार सब्जी ना महंगाई 5% बढ़ गई। महंगाई 5% बढ़ने का मतलब ओवरऑल हर चीज की वैल्यू 5% बढ़ गई है, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। समझ में आया। सब्जी, टमाटर भी, आलू भी, मटर भी, पनीर भी, हर किसी की कीमत सपोज 5% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल जो महंगाई है वो भी 5% ही बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैंने आपको समझा दिया। जिनको ना समझ में आए वो भाड़ में जाओ, अब उसके नहीं आ सकता समझ में। इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं करूंगा मैं इस सवाल को सॉल्व करने में, इसी कंसेप्ट का। सुनो,
मेल प्लस फीमेल एक गांव में 9800 हैं। मेल आबादी 8% बढ़ी, फीमेल 5% बढ़ी। आबादी वो मेरे दोस्तों बढ़ के कितने होगी? 10,458। पहले 9800 लोग थे गांव में, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 200 और 458 यानी कि 658। यानी कि गांव में लोग बढ़े कितने हैं? 658 लोग बढ़ गए। पहले गांव में 9800 लोग थे, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़े भाई? इसमें से घटाओ, 10,458 में से 9800 माइनस करेंगे, 658 बढ़े हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर। मेल आबादी बढ़ी 8%, फीमेल 5%। क्या इस 8% को ब्रेक करके, क्या 8 को ब्रेक करके इसी को बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड? हेडिंग डालो परसेंटेज ब्रेक मेथड। ऐसे नहीं लिख सकता मैं 8 को ब्रेक करके, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5% प्लस 3%। लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो। एक बात का जवाब दो, मेल आबादी भी 5% बढ़ी है, फीमेल आबादी भी 5% बढ़ी है, तो पूरे गांव की ओवरऑल आबादी मेल प्लस फीमेल भी 5% बढ़नी चाहिए। मेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, फीमेल भी 5% बढ़ी, तो गांव की ओवरऑल आबादी भी 9800 है ना। गांव की ओवरऑल आबादी भी 9800 का 5% बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% कितना होता है भाई? 10%, 980। 980 का आधा 490 है। यानी कि अगर आदमी पुरुष 5% बढ़े हैं, औरत 5% बढ़ी है, तो ओवरऑल आबादी भी 9800 का 5% 490 बढ़नी चाहिए। 490। लेकिन सवाल के अनुसार आबादी एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? एक्चुअल में आबादी बढ़ी है 658। भाई बढ़नी चाहिए थी 490। सवाल में एक्चुअल आबादी 658 बढ़ी है। कितनी आबादी एक्स्ट्रा बढ़ी है? एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है? 8। 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 168। गांव की आबादी 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है, 168 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं। आप मुझे बताओ कि एक्स्ट्रा लोग कहां से आए? 168 एक्स्ट्रा कैसे बढ़े? गांव की आबादी भी 9800 का 5%, 490 ही बढ़नी चाहिए, लेकिन आबादी बढ़ी है एक्चुअल में 658। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 168 आबादी घटाएंगे, एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये क्यों एक्स्ट्रा बढ़ी है? वेयर इज एक्स्ट्रा कमिंग? तो आप कहोगे सर ये जो मेल पॉपुलेशन है ना, ये 5 नहीं बढ़ी थी सर, मेल आबादी 8% बढ़ी थी सर। ये मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, यानी कि आदमियों की जनसंख्या का मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है, पुरुषों की जनसंख्या का 3% ही 168 है। आप बोलोगे हां जी सर, मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है, तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना होगा? जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे जी सर ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 1% 56। तो मेल पॉपुलेशन का 100% होगा 5600 बेस मेल पॉपुलेशन। पुरुषों की जनसंख्या का 100%, पुरुषों की जनसंख्या का 100% 5600 है। पुरुष 5600 है मेरे प्यारे भाई, 5600 पुरुष हैं गांव में, और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म। ये होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। रितु, अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ फीमेल जनसंख्या क्या है, फीमेल, तो भाई टोटल जनसंख्या 9800 है, जिसमें 5600 पुरुष हैं, तो बाकी फीमेल होंगी। 98 में 9800 में से 5600 माइनस करेंगे, तो फीमेल कितनी होंगी? 4200। 4200 फीमेल होंगी। 5600 और 4200 तभी तो 9800 आएगा। 3% की वैल्यू 68 है, 1% आएगा 168/3, ये 56 बार जाएगा। क्लियर है? चलेगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं ऐसा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जरा ये बताइएगा, 29 नंबर बताओ पहले, फिर उसके बाद 30 करवाऊंगा। इससे पहला वाला ये बताइएगा, बनाइए। सेम क्वेश्चन है, बताइएगा।
बताओ। इन 2010, इस साल में कुछ बच्चे गलती करेंगे, मैं बताता हूं। सबके कमेंट दिखते हैं रितु लाइव क्लास में, पर मैं सबके पढ़ता नहीं हूं, ना कमेंट पढ़ने का टाइम है, मैं केवल जो रेलेवेंट डाउट है वही लेता हूं। 2010 में एक लाइब्रेरी में टोटल 11,500 बिकती, दो कैटेगरी में, फिक्शन और नॉन फिक्शन। मतलब दो श्रेणी में काल्पनिक किताबें हैं और नॉन फिक्शन किताबें। फिक्शन और नॉन फिक्शन दो टाइप की किताबें एक लाइब्रेरी में। साल 2010 में कितनी? 11,500 किताबें हैं। द लाइब्रेरी कंटेन ए टोटल ऑफ 12,700 बुक इन दीज टू कैटेगरी। 2015 में लाइब्रेरी में इन दोनों कैटेगरी में 12,760 किताबें हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी है, फिक्शन कैटेगरी की बुक 10%, जबकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की मेरे प्यारे भाई 12% बढ़ी हैं। जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 12% बढ़ी हैं। तो आपसे यह पूछा है सवाल में कि बताओ फिक्शन बुक कितनी है लाइब्रेरी में 2015 में, फिक्शन बुक कितनी है लाइब्रेरी में, यह सवाल है। अब सुनना, देखो आपने सही किया है बट फाइनल आपने गलत कर दिया है। सुनिए, बुक 2010 में 11,500 थी, 2015 में बढ़ के 12,760 हुई। तो बुक बढ़ी कितनी है? 1,260, इसमें से घटाएंगे तो 1,260 बुक लाइब्रेरी में बढ़ी है एक्चुअल में। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक भी ऐसे करो कि डाटा इजी रहे। फिक्शन बुक 10% बढ़ी है, नॉन फिक्शन 12%। तो 12% को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है 10% प्लस 2%। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अब ये खुद बताओ कि फिक्शन की किताब भी 10% बढ़ गई, नॉन फिक्शन किताब भी 10% बढ़ गई, तो ओवरऑल भी 10% बढ़ना चाहिए। भाई लाइब्रेरी में अगर साल 2010 में 11,500 किताबें, तो बढ़ना भी 11,500 का 10% चाहिए, 1150। तो किताब भी 1150 बढ़नी चाहिए, जबकि किताब बढ़ी है 1260। तो कितनी किताब एक्स्ट्रा बढ़ी है? 110। 110 किताब एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। ये एक्स्ट्रा किताब कहां से आई? आप कहोगे सर एक्स्ट्रा किताब जो है ये जो नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो है ना किताबें, सर ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। सर ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो किताबें हैं ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। यानी कि नॉन फिक्शन कैटेगरी का 2% ही 110 के बराबर है। 2%। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी का 1% क्या होगा? 110/2 55। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी की 100% किताबें कितनी होंगी? 5500, 5500। यानी कि नॉन फिक्शन जो किताबें हैं वो 5500 हैं। 5500 आप बोलोगे हां जी सर। तो फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें? भाई जोड़ के 11,500 आना चाहिए। जोड़ के भाई 5500, ये 11,500 में से घटा देते 6,000। तो फिक्शन कैटेगरी की 6,000 किताबें हैं। 6,000 में 5500 जोड़ेंगे 11,500 आएगा। फिक्शन कैटेगरी की 11,500 का सागर 10% 1,150 होता है। फिक्शन कैटेगरी की किताब 6,000 है। आप 6,000 आंसर मार्क कर दोगे, 6,000 आंसर नहीं है। सवाल में पूछा है फिक्शन बुक जो है 2015 में। भाई ये तो इनिशियल वैल्यू आई है, आपने मान किसका निकाला है? 100%। 100% मतलब ये इनिशियल वैल्यू आई है साल 2010 की, ये 2015 में नहीं आई है भाई साहब। साल 2010 की हमेशा इनिशियल वैल्यू आई है। साल 2010 में 6,000 किताबें थी, साल 2015 में तो 10% बढ़ गई हैं। तो 6,000 को 10% बढ़ाओगे तो 6600। तो साल 2015 में फिक्शन कैटेगरी की 6600 किताब है। ये आंसर होगा ए ऑप्शन। ये तो इनिशियल वैल्यू आई है शुरुआत में। वैसे भी अगर आपसे यह पूछा है कि 2015 में कितनी थी, तो भैया 10% बढ़ी है। फिक्शन कैटेगरी किताब 10% बढ़ी है, तो 10% बढ़ाने का मतलब 110%। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं हर एक बात को बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं। ठीक है ना। ये इसमें से कुछ भी लिखना नहीं होता, वो तो तुम बुद्धि हो ना, ये सब लिखना नहीं पड़ता है ना। ये तीर फिर कुछ नहीं लगाना पड़ता, बड़ा सिंपल है ये सवाल।
ये भी लिखना नहीं पड़ता है मेरे प्यारे, वो तुम आपको समझाने के लिए करूं, तो सवाल में ही हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है एक्चुअल इस सवाल का, ये है सॉल्यूशन इस सवाल का एक्चुअल में। और आप एग्जाम में जिस दिन इतना लिखोगे उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। वो तो मुझे लिख के बताना पड़ता है, ठीक है ना। चलेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन है इससे आप, ठीक है भैया, आसान हो ही नहीं सकता। एक और सवाल करेंगे लास्ट इस टाइप का, करो बच्चों। सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भी, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। बनाओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी बच्चे करके बताएंगे मुझे। प्री और मेंस दोनों ही में आता है ये पेपर। घटा के आया महेश, बिल्कुल 12% -2% भी हो सकता है फिक्स, बिल्कुल भैया अंकित। वो मैं इस सवाल में आपको करके बताऊंगा, देखो। जी, द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में बात बोलिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 15,280। मेल इंक्रीजेस बाय 25%, फीमेल इंक्रीजेस बाय 15%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 18,428। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। देखो, एक गांव में मेल भी है और फीमेल भी है, और मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन मिलाकर एक गांव में 15,280 है, ये बोला गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हुआ क्या? हुआ ये कि पुरुषों की संख्या 25% बढ़ती है, 25%, और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है, 15%। और इस गांव की, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट में है कि प्रेजेंट में गांव की जो पॉपुलेशन है 15,280 है। अब पॉपुलेशन पुरुषों की 25% बढ़ती है, महिलाओं की 15%, और पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है 18,428। तो आप मुझे बताइए कि पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 15,280 से 18,428 हुई, तो बढ़ी कितनी? घटाइए, 8 है भी, ये 12 में से 8 गया मेरे दोस्तों, 4 है भी, और 3 में से 2 गया 1, 3,148 पॉपुलेशन बढ़ी है, 3148। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है गांव की, आप बोलोगे हां जी सर। अब ब्रेक करते हैं, देखो ब्रेक दोनों तरीके से किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 25 को लिखेंगे 15% प्लस 10%, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से सुनेगा, अब ये भी 15% बढ़ा, ये भी 15% बढ़ा, तो ओवरऑल भी 15% बढ़ना चाहिए। इसका 15% निकालना मुश्किल काम है, हालांकि कठिन नहीं है, निकाला जा सकता है, बट फिर भी जो है 15% निकालने में तकलीफ होगी। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करो, भी आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो मेरे प्यारे भाई कि ये 25% है, 15 को ऐसे ब्रेक करके लिख दो, 15 को ऐसे ब्रेक करके लिख दो मेरे प्यारे भाई। 15 को ब्रेक करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 25% माइनस 10%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर ये भी लिखा जा सकता है, बोलो। ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हो, यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी। सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ कि गांव की मेल पॉपुलेशन भी 25% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन भी 25% बढ़ी, तो मेल प्लस फीमेल ओवरऑल पॉपुलेशन भी 15,280 का 25% बढ़नी चाहिए, ओवरऑल पॉपुलेशन भी।
अब 15,280 का 25% क्या होता है? अगर मेल 25% बढ़े, फीमेल 25% बढ़े, तो ओवरऑल भी 15,280 का 25% बढ़नी चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 करूंगा मेरे दोस्तों, 4 तिया 12, 3 2 4 8 32, 3820। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गांव की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 3820। गांव की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 3820, जबकि गांव की पॉपुलेशन एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? 3148। भाई अगर मेल आबादी 25% बढ़ी है, फीमेल 25% बढ़ी है, तो गांव की आबादी भी ओवरऑल 15,280 का 25% 3820 बढ़नी चाहिए। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग गांव की आबादी केवल 3148 बढ़ी है। तो गांव की आबादी कितना कम बढ़ी है? जवाब दीजिएगा, गांव की आबादी कितना कम बढ़ी है? 10 में से 8 गया 2, और 11 में से मेरे दोस्तों 4 गया ये आपका 7। ठीक है भैया, और ये 7 बचेगा, 7 में से गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 672। तो गांव की जो आबादी है वो 672 मेरे दोस्तों कम बढ़ी है। 672 गांव की आबादी कम बढ़ी है मेरे प्यारे भाई, लेस। 672 गांव की जो आबादी है मेरे प्यारे दोस्तों वो कम बढ़ी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई मेल भी 25% बढ़ा, फीमेल भी, तो ओवरऑल भी 25% बढ़ना चाहिए। 15,280 थी पहले, 15,280 का 25% 3820 होता है। बढ़नी चाहिए 3820, जबकि बढ़ी कितनी है? केवल 3148। तो गांव की आबादी 672 कम बढ़ी है। कम क्यों बढ़ी है? वाई दिस इज बढ़िंग कम? तो आप कहोगे सर क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन 25 नहीं सर 15 ही बढ़ी है। फीमेल पॉपुलेशन सर 10% कम बढ़ी है। तो फीमेल का 10% ही 672 है। फीमेल का 10% 672 है। तो फीमेल का 100% यानी कि फीमेल कितनी है? 6,720। तो 6,720 फीमेल है, 6720 फीमेल है। 10% है, 100% निकाल लेंगे। तो भाई साहब मेल कितने होंगे? आदमी, तो 15,280 में से घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 0 6, 12 में से 7 गया 5, और ये 8, 8560। इनका जो डिफरेंस आएगा, कुछ भी कहो, एंड में 40 आएगा। 60-20 का डिफरेंस 40, ये उत्तर हो जाएगा 1840। ए ऑप्शन, ये इसका उत्तर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे प्लस में ब्रेक कर लो चाहे माइनस में, यूनिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही भाई मेरे अभिषेक। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे? ये था परसेंटेज ब्रेक मेथड, और इस मेथड को केवल भूल के डस्टबिन में नहीं डालना है, ये पूरे मैथमेटिक्स में लगाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में, मिक्सचर एलिगेशन में, हर जगह में, पूरे चैप्टर में लगेगा ये, हर जगह। अब जो चीज दी है वो वर्तमान है, यही प्रेजेंट है, बाद में फ्यूचर है भाई। इनिशियल पॉपुलेशन को ही प्रेजेंट बोला गया है यहां पर। सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है ना? एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, ठीक है जी, तभी आपको क्लियर होंगी। इसलिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज के जो है यहां पे एग्जांपल लिए हैं। आगे चलते हैं, और मैंने आपको ये प्लस माइनस दोनों ब्रेक करके समझा दिया। नेक्स्ट सवाल, जी नेक्स्ट सवाल नहीं, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। अब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे पे? देखिएगा, आप जानते हैं कि हर एग्जाम में मेरे दोस्तों फुल मार्क्स होते हैं, फुल मार्क्स। हर एग्जाम में फुल मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? फुल मार्क्स में से मेरे दोस्तों जो आदमी जो प्राप्त करता है वो बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो आदमी नंबर लाता है उसको बोलते हैं प्राप्तांक, पूर्णांक और प्राप्तांक।
तो मेरे प्यारे भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, एक किसी एग्जाम के फुल मार्क्स 850 है, 850 कितने हैं फुल मार्क्स? 850 मेरे दोस्तों। और एक आदमी के 544 नंबर आए, तो बताओ उसके कितने परसेंट नंबर आए, ये जानना चाहता हूं। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का एक एग्जाम में बैठा और एग्जाम के फुल मार्क्स 850 हैं, 850 में से उसके 544 नंबर आए, 544। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसके कितने परसेंट नंबर आए। नहीं निकिता, करो। अरे ये गधो, ये निकिता का डाउट है। सर ये जो करा ये नहीं थे क्या एग्जाम बेस्ड? अरे निकिता, एग्जाम बेस्ड सवाल नहीं, एग्जाम बेस्ड टाइप का नाम है। मतलब एग्जाम में सवाल आते हैं जो एग्जाम बेस्ड होते हैं, मार्क्स वाले सवाल होते हैं। जी, तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया 850, ठीक है ना। 850 में से एक आदमी के, स्टूडेंट के 544 नंबर आए, उसको टोटल बेस वैल्यू हमेशा नीचे रखते, 850 में से 544 नंबर आए, परसेंटेज में कितना आए होंगे इंटू 100%। ये कट जाएगा 0 से 0 मेरे दोस्तों, ठीक है। ये चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 17 से, 17 ते 51, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, यानी कि 64% मार्क्स आए हैं, 64%। तो जो बच्चों फुल मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं, यानी कि 100% मार्क्स 850 के बराबर है। तो आपके 100% में से 64% मार्क्स आए हैं, जो कि 544 के बराबर है। ये बड़ी बेसिक सी बात है, आपको समझ में आई होगी। अब मेरे दोस्तों जो मैं चीज समझाना चाहता हूं उसके बड़े ध्यान से सुनेगा। मैं आपको 2 केस सिखाऊंगा, 2 केस। बच्चों ये है बॉर्डर लाइन, ये है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। बॉर्डर लाइन का मतलब बच्चों क्या है? ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। जो इस बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, जो कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। अब बच्चों 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट बॉर्डर लाइन से 20 नंबर कम ज्यादा लाया है, 20 नंबर ज्यादा लाया है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन से 36 नंबर ज्यादा लाया है। तो मैं जानना चाहता हूं इन दोनों बच्चों के मार्क्स में कितने का अंतर होगा, इन दोनों बच्चों के जो मार्क्स आए उनमें कितने का डिफरेंस होगा, जानना चाहता हूं। भाई हम बस सवाल में दिया है कि एक बच्चा बॉर्डर लाइन से 20 नंबर ज्यादा लाया है, दूसरा बॉर्डर लाइन से 36 नंबर ज्यादा लाया है। हम ये नहीं बता सकते कितने मार्क्स लाया, हम ये नहीं बता सकते कितने परसेंट लाया, हम ये नहीं बता सकते कितने परसेंटेज लाया। बस हम यही बता सकते हैं कि दोनों के मार्क्स जो आए उनमें डिफरेंस कितने का है। करो जल्दी से। भाई ये बॉर्डर लाइन से 20 नंबर ज्यादा लाए, 36 नंबर ज्यादा है, तो दोनों के मार्क्स में 16 नंबर का डिफरेंस है। 36 माइनस 20, 16 का डिफरेंस है। चाहे बॉर्डर लाइन के एक तरफ हो चाहे दूसरी तरफ, है ना, दोनों एक तरफ ही होने चाहिए। अगर दोनों फेल होते तो भी यही होता। अब इस केस को समझना मेरे दोस्तों, इसको भी भूल मत जाना, ये पूरे मैथमेटिक्स में कई जगह लगाऊंगा मैं। बॉर्डर लाइन है, पासिंग मार्क्स। एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से मेरे दोस्तों, एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से 45 नंबर ज्यादा लाया है, 45 नंबर ज्यादा है। एक दूसरा स्टूडेंट, मतलब ये बॉर्डर लाइन से जितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए उससे 45 नंबर ज्यादा लाया है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो पासिंग मार्क्स से 13 नंबर कम लाया है, यानी कि 13 नंबर से फेल हो गया। ये 45 नंबर ज्यादा लाया है, 45 नंबर से पास हुआ है, 13 नंबर से फेल हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों बच्चों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस होगा। एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक बॉर्डर लाइन के इधर है। ये बॉर्डर लाइन से 45 नंबर ज्यादा लाया है, ये बॉर्डर लाइन से 13 नंबर कम लाया है। तो इन दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, जवाब दीजिएगा। तो भाई ये बॉर्डर लाइन से 45 नंबर ज्यादा है, ये बॉर्डर लाइन से 13 नंबर कम लाया है।
इनका जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। 45 प्लस 13 58। इन दोनों के मार्क्स में 58 नंबर का डिफरेंस है, 58 नंबर का 58 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 45 और 13 58। बात समझ में आई? 58 मार्क्स का डिफरेंस है। अरे लड़कियों, तुम्हें समझ में आया? 45 प्लस 13 है ये 58 मार्क्स का। क्लियर? तो अगर एक बॉर्डर लाइन के उधर एक इधर है तो ऐड हो जाएगा। 45 13 58 सेम ही तरफ है तो घट जाएगा भैया। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो कंसेप्ट ये बनेगा कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस। अब मेरे प्यारे भाई मैं इस पे सवाल करता हूं, बस यही कंसेप्ट है और कंसेप्ट है ही नहीं इसमें सीखने के लिए। सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत बेसिक सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। 30 नंबर बताइएगा जल्दी से। एक एग्जाम में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, 480 छात्र फेल हो गए, स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हो गए। तो उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? देखिए टोटल स्टूडेंट तो 100% होता है। 100 में से अगर 92% पास हुए तो बाकी का 8%, 100 में से 92 माइनस करेंगे तो बाकी का 8% तुम्हारी तरह फेल है। और फेल कितने हुए? 480 स्टूडेंट फेल हुए। बराबर होना चाहिए। तो जो परसेंटेज की वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर दो भाई। अगर 92% किसी एग्जाम में पास हुए तो बाकी 100 में से 92 घटाओ, 8% फेल हुए। 8% फेल है 480, तो 1% की वैल्यू होगी 8 से काटेंगे, 8 6 48 60। टोटल स्टूडेंट है 100%, तो 100 से गुणा करेंगे 6000 टोटल स्टूडेंट है। सी ऑप्शन आंसर है। सबसे नीचे स्तर का सवाल से शुरुआत करूंगा और मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा। ये बताइएगा जल्दी से, करो। जी, करुणा और अदिति के 434 और 336 मार्क्स आए हैं एक एग्जाम में। करुणा के अगर मार्क्स 62% है तो अदिति के मार्क्स कितने परसेंट है? देखो यहां दो लड़कियां करुणा और अदिति। करुणा के नंबर आए हैं 434, करुणा के कितने नंबर आए हैं? 434 नंबर आए हैं। जबकि करुणा के नंबर आए हैं 62%, 62% नंबर आए, 62%। ठीक। अब अदिति, अदिति के नंबर आए हैं 336। अदिति के कितने नंबर आए? 336। तो 336 कितने परसेंट के बराबर है ये आपको निकालना है। 336 कितने परसेंट के बराबर है ये आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। करो। अगर 434 62% के बराबर है तो 336 कितने परसेंट के बराबर, परसेंटेज में निकालना है। 434 नंबर 62% के बराबर है तो एक नंबर कितने के बराबर होगा? एक ही के नियम है, 4/434। ये एक नंबर का वैल्यू है। 336 नंबर कितने के बराबर है? मल्टीप्लाई बाय 336। 62 से आप देखोगे पूरा पूरा 7 बार जाएगा और 7 से 336 अभी 7 चौक 28, 8 7 पंजे, सॉरी 7 चौक 28, 5 7 8 56, 48। तो 48% है डी ऑप्शन, 48%। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स निकाल ले हो या कुछ कर रहे हो, अब इतना भी नहीं करने की जरूरत है। ध्यान से देखो तो 420 का बटे 420 को 7 से भाग देंगे 60 आएगा, 14 को 7 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी कि 1/7 हो चुका है, 1/7। तो यहां भी 1/7 होगा, जस्ट 1/7 क्या आएगा? 48। 7 चौक 28, 5 7 8 56। केवल देखो नजदीक मल्टीपल देखा करो कि लगभग लगभग ये 1/7 हो रहा है। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां से 32। ये बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है? 35% आर पासिंग मार्क्स। एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। एक स्टूडेंट को 200 अंक मिलते, 200 नंबर आए, फिर भी 24 नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से असफल हो गया। मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, 35%। ये पासिंग मार्क्स है। एक बालक ऐसा है जो लाता है 200 नंबर पर फिर भी 24 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 200 से 24 नंबर ज्यादा चाहिए।
तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर 224। तो भैया पासिंग परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू को बराबर करेंगे। पास होने के लिए नंबर परसेंटेज में कितने चाहिए? 35%। 200 नंबर लाके भी 24 से फेल हो रहा है, तो पास होने के लिए 200 से 24 ज्यादा लाने पड़ेंगे ना, 224 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इक्वल होना चाहिए, बराबर। लॉजिक है भैया, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस। तो ये दोनों तरफ 7 से भाग देते हैं, 7 से, कि 35 में 7 आता है, 7 से जरूर कटेगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 7 21 और 1 7 दूनी 14, दोनों तरफ 7 से भाग दिए, 5 हो जाएगा, ये 32। मैक्सिमम मार्क्स होता है 100%। 100 निकालना है तो 20 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, और ये 32 गुणा 20 आ जाएगा बच्चों 640। मैक्सिमम मार्क्स 100% की वैल्यू 640 आ गई। ठीक है जी, आसान सवाल था। आज हम इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, बाकी हम कल करेंगे। बाय।